नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा प्रस्तुत हूँ आज एक नए अध्याय के साथ में। तो चलिए आइए स्टार्ट कर। जनरल टर्म में प्रीएम्बल का मतलब किसी भी बुक, डॉक्यूमेंट, स्पीच या फिर एक्ट का एक प्रीफेस होता है जो कि उसके इंटरनल फैक्ट्स के बारे में एक झलक देता है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स और उसके अप्रोचेस के बारे में बात करता है। भारत के संविधान का प्रस्तावना कुछ ऐसा ही है। तो आइए उसके बारे में, उसके पहलुओं के कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट के केस में चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था कि किसी अधिनियम की प्रस्तावना उसके उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रीएम्बल का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम इस प्रीएम्बल को केवल 3 क्वेश्चंस के बेस पे स्टडी करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आखिर प्रीएम्बल बताता क्या है, मतलब इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स, की एलिमेंट्स हैं क्या, ये हमें मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स शो करना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद इस प्रीएम्बल में क्या चेंजेस आए। और जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है वो है कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट संभव हैं। तो आइए जानते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि प्रीएम्बल से हमें क्या क्या पता चलता है या उसके अंदर मैटर क्या क्या है, तो उसको भी हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सोर्स क्लॉज, दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्लॉज और तीसरा इसका है एनेक्टमेंट क्लॉज। सोर्स क्लॉज से आपको पता चल जाएगा, जब प्रीएम्बल की पहली लाइन पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग, ये एक तरह से भारतीय संविधान के सोर्स को इंडिकेट करता है। ये उसके स्रोत को दिखाता है कि जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से ना लेके, कहीं बाहर की किसी अंतर्वस्तु से ना लेके, अंदर ही जो हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं उनकी जनरल विल से लिया गया है। दूसरा जो क्लॉज है वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज को भी हम लोग कुल मिला के इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, जो सबसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का पॉइंट आता है। जस्टिस के मामले में यहाँ 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। सबसे पहला है सोशल जस्टिस, देन आता है पॉलिटिकल जस्टिस और उसके बाद आता है इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब सोसाइटी में किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है, कि उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो इस चीज़ के बारे में संविधान में आर्टिकल 14, 15 एंड 38 में प्रोविजंस सेटअप किए गए हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब हुआ है कि एक तरह से जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड प्रोडक्शन की चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से हो। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये कहीं पे सेंट्रलाइज ना हो पाए, कहीं पे एक जगह पे केंद्रीकृत ना हो पाए। तो इसके बारे में डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पूरा इनको इंडिकेट करता है, इनको सपोर्ट करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा इसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में आता है, जहां भारतीय संविधान की धारा 325 और 326 पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाती है, वोटिंग का राइट, बाकी की चीज़ें इनको मतलब प्रोवाइड कराई जाती है। का जो ये पोर्शन है इसको पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है वो सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी यहाँ पे 2 टाइप की बताई गई, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये दोनों टाइप की इक्वलिटी के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 एंड 15 है वो बातें करता है।
के बारे में आप सबको पता होगा, आर्टिकल 14 जो है पूरा एकदम इक्वलिटी के बारे में ही बात करता है, जहाँ पे और आर्टिकल 15 में भी डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जो रेस, कास्ट और रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह के हिसाब पे है। तो ये इक्वलिटी को इंश्योर करते हैं, जो कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दोनों के मामले में। बात करते हैं चौथे पॉइंट फ्रेटर्निटी के बारे में। फ्रेटर्निटी के बारे में 2 पॉइंट्स बताई गई हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अगर इसके पहले पॉइंट की बात की जाए, डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल, तो इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 17 बात करता है। 21 में राइट टू लाइफ के अंडर में डिग्निटीफुल लाइफ की बात की गई है, एंड 17 में अनटचेबिलिटी अर्थात अछूत जो एक अस्पृश्यता की बीमारी है उसको दूर करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ कि 42nd अमेंडमेंट के बाद में प्रेम्बल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद से 3 जो है टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे पहला है सेक्युलरिज्म, दूसरा है सोशियोलिज्म और तीसरा है इंटीग्रिटी। सेक्युलरिज्म का एक जनरल मतलब होता है कि किसी भी धर्म से तटस्थ रहना, किसी भी रिलीजन को सपोर्ट ना करना। सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या धर्म को ये सपोर्ट नहीं करते, इसके लिए सारे धर्म बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, एक होता है नेगेटिव एस्पेक्ट, दूसरा होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि इन्होंने इक्वलिटी दे दी कि हाँ भैया आप स्टेट में कोई भी धर्म फॉलो करिए, हम लोग उसमें कोई इंटरफेयर, कोई उंगली नहीं करेंगे। लेकिन इसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये एक तरह से इक्वलिटी को इंश्योर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। उसके बाद इंडियन फिलॉसफी में प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही इंडस्ट्रीज को साथ में लेके चलाता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड एक तरह से सिस्टम भी कहते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि एक पूरा जो देश है, देश के किसी भी भाग में वो अपना घर बना सकते हैं, वो पूरा देश उनका घर है, किसी भी भाग में अपना वो मतलब रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें। ये इंटीग्रिटी एक तरह से ब्रदरहुड को एक सपोर्ट करता है। आते हैं अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन के आंसर पे कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है। तो इस मामले में मतलब बीच में तो कई सारे केसेस हुए हैं, लेकिन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट केस है वो री बेरूबेरी का केस है, जिसमें ये कहा गया था कि जस्ट कॉज द प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे अमेंड किसी भी हद तक किया जा सकता है, पार्लियामेंट कैसे भी इसको अमेंड कर सकती है, अल्टर कर सकती है। उसके बाद इसी चीज़ को गोलकनाथ के केस में भी एक तरह से फिर से इस्टेब्लिश किया गया, इसी चीज़ को दोहराया गया। लेकिन एक इस 1973 में एक बहुत ही यादगार केस आया, जिसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती का केस, जिसने इस पूरी व्यवस्था को उलट फेर कर दिया, इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिए और इसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसको भी निष्प्रभावी कर दिया। केशवानंद भारती के केस में ये प्रोविज़न इस्टेब्लिश किया गया कि आप पार्लियामेंट किसी भी लॉ को या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकती है, इसको अमेंड करने का पावर तो है, लेकिन अगर ये प्रीएम्बल को अमेंड कर रही है तो उसमें जो बेसिक एलिमेंट हैं, जिनको बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर भी कहते हैं, उसमें कोई भी अल्टर या डैमेज नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। केशवानंद भारती के केस को ही एस.आर. बोम्मई के केस ने सपोर्ट किया, वही सेम चीज़ दोहराई कि अगर आप प्रीएम्बल में कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं तो इसके बेसिक फीचर्स में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, आप उसमें कोई भी वो नहीं कर सकता, वरना ये अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा अपने आप से। टोटल अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान का प्रीएम्बल बहुत ही यूनिक और बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का एक फीचर है, जो पूरे संविधान का एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। इसमें किसी भी तरह का चेंज इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की स्पिरिट, उनके आइडियाज़, उनकी आइडियोलॉजी के साथ छेड़खानी होगी, तो इसमें उसके बेसिक फीचर्स को हार्म ना करना ही ज़्यादा बेटर होगा। बाकी का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो वीडियो है वो हम लोग कुछ दिन में लाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ।